जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि एक के बाद एक कंपनीज़ के अब Q3 के रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं और हम डेली बेसिस पे कोशिश करते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट कंपनीज़ रहती हैं जिनका रिज़ल्ट दिन भर में जितनी भी कंपनीज़ का आया होता है वो हम आपको शाम को बता पाएँ। और हमने कल की वीडियो में बताया था और मार्केट के अंदर जितनी भी आज की भी वीडियो रही उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के जो Q3 के रिज़ल्ट थे उनको हमने हर वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो जैसे कि आपको पता है कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का अभी Q3 का रिज़ल्ट नहीं आया है और Q3 के रिज़ल्ट के बेस पे काफ़ी लोगों को इंतजार है कि कंपनी का Q3 का रिजल्ट कैसे आएगा। आपको पता होगा डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का जो अब तक रिजल्ट आया है उस हिसाब से कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ रही है और जो प्रॉफिट की ग्रोथ रही है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रही है। यानी कंपनी का सेल्स भी 100% से ऊपर का रहा है और कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ भी लगभग 100% के आसपास 82% के आसपास है। तो कंपनी की सेल्स हो चाहे प्रॉफिट हो वो अब तक काफ़ी खतरनाक तरीके से तेजी में आया है और ऐसे में बाजार में बात की जाए तो अब डिक्सॉन पे सबकी निगाहें हैं कि ये कंपनी अपने रिजल्ट कैसे लाएगी और अपने Q3 के रिजल्ट में कंपनी सेल्स कितना बढ़ाएगी और प्रॉफिट कितना बढ़ाएगी और उस हिसाब से आपको तेजी और गिरावट का माहौल भी नजर आएगा। अगर हम डिक्सॉन की बात करेंगे तो कंपनी ने ऑलरेडी 3 महीने के अंदर 12% का रिटर्न और 6 महीने के अंदर 52% का रिटर्न दिया है और इन्वेस्टर का पैसा आराम से कंपनी 2 गुना कर दे रही है। कुछ बात की जाए साल के हिसाब से ग्रोथ की देखेंगे तो वो कई गुना ग्रोथ हो चुकी है। एक साल में तो इजीली कंपनी पैसा 2 गुना ज्यादा करके दे रही है। तो उस पॉइंट पे इन्वेस्टर के लिए डिक्सॉन टेक्नोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग बनी हुई है क्योंकि आपको पता होगा कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है। आप अगर रिसेंटली क्वार्टर देखोगे तो कंपनी में जो प्रॉफिट था वो सीधे कंपनी का प्रॉफिट 140 करोड़ से सीधे 412 करोड़ पहुंच गया था और ये Q2 का प्रॉफिट था। तो Q2 कंपनी का काफ़ी शानदार आया था और इतनी बड़ी ग्रोथ आने के बाद मार्केट में फिर से एक तेजी का माहौल भी बन रहा था। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का फाइनली जो अब Q3 का रिजल्ट आएगा वो आएगा 20 जनवरी की डेट पे और 20 जनवरी की डेट पे और भी बहुत सारी कंपनीज है। टोटल हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट 8 कंपनीज को कवर करेंगे। जितनी भी बाजार की इंपॉर्टेंट कंपनीज जिनका रिजल्ट 20 जनवरी को आ रहा है उन सारी 8 इंपॉर्टेंट कंपनीज को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहां पर आप चाहो तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अगर इन्वेस्टर हो स्टॉक को खरीदना चाहते हो या फिर आपके ऑलरेडी फोकस में डिक्सॉन बना हुआ है तो उस पॉइंट पे आपके लिए डेट काफी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और इसी डेट पे जो 8 कंपनीज अपने बात की जाए तो बाजार के अंदर Q3 का रिजल्ट लाने वाली है तो उनको भी एक बार देख लेते हैं कौन सी कंपनीज है और उनके अंदर अभी हालचाल क्या चल रहा है सेल्स प्रॉफिट का। उस बेस पे जो है हम यहाँ पे 8 कंपनी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंपनी होगी डिक्सॉन। अब बात करते हैं बाकी की 7 कंपनियों के बारे में जो कि मार्केट की इंपॉर्टेंट कंपनीज कहलाती हैं। बात की जाए यहाँ पे 20 जनवरी की डेट पे जो रिजल्ट आने वाले हैं इन कंपनीज के तो उसी पॉइंट पे बात की जाए जोमेटो भी इसी लाइन में है। इसी दिन के हिसाब से जोमेटो का भी रिजल्ट आने वाला है और जोमेटो का हम सभी ने यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि Q2 का रिजल्ट देखा था और कंपनी ने Q2 के अंदर जो है 71% अपनी सेल्स को बढ़ाया था और प्रॉफिट कंपनी का 250% तक चला गया था। तो 2.5x कंपनी का प्रॉफिट 2.5 गुना बढ़ गया था। तो उस पॉइंट पे जोमेटो पे अब बाजार में काफी लोगों का फोकस बना हुआ है। अगर आप 3 महीने के अंदर देखोगे तो 3% के आसपास का लॉस है, 6 महीने के अंदर 13% के आसपास का रिटर्न है। अगर मार्केट में जैसे कंपनी के Q2 आए थे जैसे आपको देखने को मिलेगा कंपनी का जो Q2 आया था उसमें जो रिजल्ट था वो Y-on-Y के बेसिस पे बहुत अच्छा था। बट कंपनी का जो क्वार्टरली बेस पे रिजल्ट था वो काफी वीक आया था। 250 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 176 करोड़ चल गया था। लेकिन फिर भी कंपनी ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे काफी अच्छा ला पाई थी। 36 करोड़ से कंपनी का अपना जंप जो प्रॉफिट में आया था वो 176 करोड़ तक पहुंच गया था। तो ऐसे में अब कंपनी का जोमेटो का Q3 कैसे आएगा वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इस कंपनी का भी जो Q3 का रिजल्ट है वो 20 जनवरी की डेट पे आने वाला है। तो यहाँ पर Q3 के हिसाब से जोमेटो भी हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। Q2 कंपनी का यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे तो वीक था लेकिन ईयरली बेस पे ठीक था। अब देखते हैं कंपनी Q3 में क्या क्वार्टरली बेस पे जंप ला पाएगी या फिर कंपनी ईयरली बेस पे जंप लाएगी, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा जोमेटो के केस में भी। 20 जनवरी के रिजल्ट के हिसाब से नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और ये IT सेक्टर की कंपनी है और इसका जो यहाँ पर बाजार में Q2 आया था उसमें कंपनी ने सेल्स ग्रोथ दिखाई थी 25% से और प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनी की 41.8% रही है Q2 के आने के बाद। मार्केट के अंदर 3 महीने में इन्वेस्टर ने 26% का जोरदार रिटर्न इस कंपनी से कमाया है और 6 महीने के अंदर 57 से 58% का रिटर्न नियोजन से इन्वेस्टर ने कमाया है। अगर आप रिजल्ट के पॉइंट से बात करोगे तो कंपनी के अंदर अगर हम बात करें क्वार्टरली बेस पे तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 42 से 66 करोड़ गया था। तो क्वार्टरली बेस पे भी जंप था कंपनी का और ईयरली बेस पे बात करेंगे तो यहाँ पर 44 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर के 66 करोड़ गया था। तो ये रिजल्ट कंपनी का Q2 का था। अब कंपनी का Q3 का रिजल्ट किस तरीके
तरीके से आएगा 20 जनवरी को Q3 का रिजल्ट, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर का रिजल्ट क्या Q2 से बेहतर आता है, उस बेसिस पे भी इन्वेस्टर का जो फोकस रहेगा वो यहाँ पे न्यूजेन सॉफ्टवेयर के अंदर होने वाला है। उसके बाद है सुप्रीम इंडस्ट्री। एस्ट्रल का मार्केट कैप बीट करने के बाद सुप्रीम इंडस्ट्री प्लास्टिक प्रोडक्ट में एक सबसे बड़ी मार्केट लीडर कंपनी नजर आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। वैसे तो एस्ट्रल काफी बड़ी कंपनी है, लेकिन अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से कंपेयर करने जाओगे तो सुप्रीम इंडस्ट्री का मार्केट कैप ऊपर है। तो यहां पर कंपनी का जो Q2 आया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी की सेल्स थी 8% की और प्रॉफिट कंपनी का 6% से बढ़ रहा था। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की एक तरीके से एवरेज नजर आई थी, ना तो माइनस में थी और ना ही कुछ खास ज्यादा प्लस में थी। तो एवरेज कंपनी का Q2 आया था और उसी के बेस पे मार्केट में 3 महीने वाला इन्वेस्टर भी 16-17% के लॉस में बैठा है सुप्रीम में, और 6 महीने वाला इन्वेस्टर भी कंपनी में 27% के लॉस में बैठा है। अगर हम रिजल्ट की बात करें कंपनी का कैसे एग्जैक्टली रिजल्ट आया था, तो यहां पर आप देख पाओगे कंपनी का जो रिजल्ट है 273 करोड़ से घट करके कंपनी का प्रॉफिट 207 करोड़ पहुंच गया था, जो कि क्वार्टरली बेस पे कम था। ईयरली बेस पे भी कंपनी का प्रॉफिट 243 करोड़ से बात की जाए तो यहाँ पे जंप होके यहाँ पे लगभग 250 करोड़ तो पहुंचना था, लेकिन वो रिजल्ट भी नहीं आ पाया। आप देखो 243 करोड़ का प्रॉफिट घट करके सीधे 207 करोड़ आ गया। तो यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल जो Q2 आया था उसमें हमको जो है रिजल्ट वीक नजर आए थे। अब कंपनी का जो 20 जनवरी को रिजल्ट आएगा Q3 का, वो कैसा आता है सुप्रीम इंडस्ट्री का, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। APL अपोलो ट्यूब्स का कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट था उसमें कंपनी ने सेल्स बढ़ाई थी अपनी 4% के आसपास, और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर माइनस में चला गया था Q2 के रिजल्ट आने के बाद। तो मार्केट के बेस पे कंपनी का प्रॉफिट माइनस में था, तो कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर नहीं आई थी प्रॉफिट माइनस में जाने की वजह से। इसमें 3 महीने में कुछ खास इन्वेस्टर को रिटर्न भी नहीं मिला है, 0% का रिटर्न है, ना तो लॉस हुआ है ना ही प्रॉफिट हुआ है APL अपोलो ट्यूब्स के अंदर। और 6 महीने वाला इन्वेस्टर भी मात्र 5.5% के आसपास के एक एवरेज डिसेंट रिजल्ट में बैठा हुआ है। तो APL अपोलो ट्यूब्स की बात करेंगे मार्केट के बेस पे कि Q2 कैसा था, तो यहाँ पे आप देख पाओगे क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने जो है अपने रिजल्ट को 193 करोड़ के प्रॉफिट से सीधे गिरा करके 54 करोड़ पहुंचा दिया था। वैसे तो कंपनी ने यहाँ पे लगातार Q1 तक अच्छा ग्रोथ दिखाया, लेकिन कंपनी का जो 3 महीने वाला जो Q2 का रिजल्ट था वो कंपनी का 54 करोड़ पहुंच गया, घट गया था प्रॉफिट 3 महीने के बाद। अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो कंपनी का 200 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल के मुकाबले में सितंबर के हिसाब से, और वो प्रॉफिट घट करके सीधे 54 करोड़ यहाँ पे आ गया। तो 150 करोड़ कम कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था। अब ऐसे में मार्केट के लिए हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी का Q2 तो काफी वीक आया, कुछ खास रिजल्ट आया नहीं कंपनी का। अब यहाँ पे 20 जनवरी को जो रिजल्ट आएगा APL अपोलो ट्यूब्स का Q3 के बेस पे, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि रिजल्ट ओवरऑल कंपनी का क्या निकल करके आता है। IRFC जिसको हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, और IRFC का जो रिजल्ट Q2 के बेसिस पे आया था उसमें कंपनी की सेल्स बढ़ी थी 3.96% से लगभग 4% से, और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ थी 8% से। तो कंपनी का रिजल्ट Q2 के बेस पे देखा जाए तो कुछ खास नहीं आया था, एक एवरेज डिसेंट रिजल्ट Q2 का कंपनी का देखने को मिला था। और उसी के बेस पे 3 महीने वाला इन्वेस्टर भी लॉस में बैठा था, और 6 महीने वाला इन्वेस्टर भी कंपनी में 29% के लॉस में बैठा था। तो इन्वेस्टर को देखा जाए तो कुछ खास फायदा मिला नहीं, उल्टा 30% के आसपास का इन्वेस्टर को जो है IRFC के अंदर एक बड़ा लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। और मार्केट में जो रिजल्ट एक्चुअली निकल करके आए थे वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नजर आएगा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1570 करोड़ से थोड़ा सा बढ़ा था 1613 करोड़ के आसपास, और ईयरली बेस पे 1545 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट आया था। तो एक डिसेंट एवरेज रिजल्ट हमने जो है इस कंपनी का Q2 के बेसिस पे देखा था। अब कंपनी का Q3 का रिजल्ट 20 जनवरी के बेस पे कैसा आएगा, इसका भी काफी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कंपनी का Q2 उतना खास नहीं आ पाया था। तो ऐसे में बाजार उम्मीद लगा रहा है कि कंपनी का Q3 अगर अच्छा आया तो डिमांड बढ़ सकती है। यहाँ पर है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड। ये एक छोटी सी स्मॉल कैटेगरी की कंपनी, काफी रिस्की कंपनी है बट फंडामेंटली काफी इंप्रूवमेंट वाली कंपनी है। इसका जो Q2 बाजार में आया था Q2, इसमें सेल्स 28% से बढ़ता था और कंपनी का प्रॉफिट 44% से बढ़ रहा था Q2 रिजल्ट आने के बाद जो रिपोर्ट निकल के आई उसके अकॉर्डिंग। अब अगर मार्केट के बेस पे देखेंगे तो कंपनी में 3 महीने वाले इन्वेस्टर भी इसमें लॉस में बैठे हैं, 6 महीने वाले भी बैठे हैं। तो कंपनी का Q2 बाजार को उतना पर्सनली पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से शेयर प्राइस में गिरावट नजर आई थी। अब मार्केट के बेस पे अगर आप रिजल्ट ओवरऑल कैसा था वो देखने जाओगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो जो कंपनी के अंदर ग्रोथ आनी चाहिए थी क्वार्टरली बेस पे वो नहीं आई थी। 15 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट घट करके वो 14 करोड़ हो गया था, बट ईयरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पर देखा जाए तो 14 करोड़ था। तो इसमें गिरावट का एक रीजन हो सकता है कंपनी के अंदर 3 महीने के बेस पे गिरावट थी, बट ईयरली बेस पे थोड़ा बहुत जंप था। तो एक एवरेज रिजल्ट की वजह से कंपनी में शेयर प्राइस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिख पाई। तो अब 20 जनवरी को जो रिजल्ट आएगा इसमें Q3 के बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस रहेगी, उससे बाजार में इसमें गिरावट तेजी का संकेत आप खुद ही समझ सकते हो। नेक्स्ट कंपनी
पेटीएम को 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी नजर आएगी। और पेटीएम के अंदर आप देखोगे तो कंपनी का जो Q2 आया था उसके हिसाब से बात की जाए, उस रिपोर्ट के बाद कंपनी की सेल्स ग्रोथ चली गई थी माइनस में 10% से, और कंपनी के Q2 के बाद प्रॉफिट ग्रोथ चली गई थी कंपनी की माइनस में 67% से। तो कंपनी का प्रॉफिट काफी नीचे चला गया था, कंपनी का सेल्स भी काफी नीचे चला गया था। उसके बावजूद इसमें डिमांड बनी रही। 3 महीने के अंदर 24% का रिटर्न मिला और 6 महीने के अंदर 96% का। तो ऐसे में पेटीएम इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी काफ़ी रिस्की कंपनी बनी हुई थी। लोगों ने इसमें बेट काफ़ी लगाया, रिस्क काफ़ी ज़्यादा लिया। एक लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर भी लोगों ने अच्छी खासी खरीदारी की, जिसकी वजह से इसमें तेजी हम सभी को देखने को मिली। वैसे अगर आप फंडामेंटल के पॉइंट से देखोगे तो कंपनी के अंदर आप सीधे देख सकते हो कि जो प्रॉफिट है कंपनी का वो यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्ट किया लोगों को, क्योंकि कंपनी के अंदर लॉस तो बढ़ रहा था, बट अचानक से कंपनी का जो Q2 आया उसमें 930 करोड़ का प्रॉफिट चला गया, मतलब बढ़ गया। और एक साल पहले कंपनी 292 करोड़ के एक बड़े लॉस में चल रही थी, तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई। भले ही कंपनी के अंदर आप देखोगे तो उतना खास जंप नहीं है प्रॉफिट के बेस पे, लेकिन फिर भी एक लॉस मेकिंग कंपनी जब प्रॉफिटेबल कंपनी बनती है तो उस वजह से अटेंशन काफी ग्रैप हुआ इन्वेस्टर के पॉइंट से, और कंपनी में काफी लोगों का ध्यान गया। और अब लोगों को लग रहा है कि कंपनी वापस से अपना जो रिजल्ट है काफी अच्छा ला पाएगी। बाकी एक क्वार्टर अच्छे आने की वजह से ना तो आप कंपनी की सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव देख पा रहे हो और ना ही कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ पॉजिटिव देख पा रहे हो, दोनों में माइनस है। लेकिन Q2 कंपनी का काफी हद तक सही आया था। एक सिंगल कंपनी का ऐसा क्वार्टर आया था Q2 जिसमें कंपनी के अंदर प्रॉफिट दिखाया गया था। तो अगर वही चीज कंपनी के Q3 में आती है, रिजल्ट कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आता है, तो 20 जनवरी की डेट के बाद कंपनी में एक डिमांड वापस से बढ़ती नजर आ सकती है। तो टोटल हमने जितनी भी कंपनी डिस्कस की, जितनी भी 8 कंपनीज देखी है, मार्केट की काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिन पे लोग ध्यान देते हैं, नजर रखते हैं। बेसिकली देखा जाए तो उस हिसाब से हमने इसको एजुकेशन के हिसाब से डिस्कस किया, कोई भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी है। मार्केट अगर आपको सीखना है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि ई बुक पढ़ो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक पढ़ो, जिसमें आपको वो सारी बातें सीखने समझने को मिलेगी जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ई बुक तक पहुंच सकते हो।